अर्थशास्त्र खंड 10 युद्ध से संबंधित। अध्याय 1 शिविर। भवन निर्माण विज्ञान के अनुसार सर्वोत्तम घोषित स्थल पर नायक, बढ़ई और ज्योतिषी को शिविर के लिए एक वृत्ताकार, आयताकार या वर्गाकार स्थान का माप लेना चाहिए, जिसमें उपलब्ध स्थान के अनुसार 4 द्वार, 6 सड़कें और 9 विभाजन होने चाहिए। भय से बचाव के लिए खाई, प्राचीर, दीवारें, द्वार और पहरेदार मीनारों से सुसज्जित राजा का निवास स्थान जो 1000 धनुष लंबा और आधा चौड़ा है, केंद्र से उत्तर की ओर स्थित 9 भागों में से एक में स्थित होना चाहिए, जबकि इसके पश्चिम में उसका हरम और इसके छोर पर हरम की सेना स्थित होनी चाहिए। उसके सामने देवताओं की पूजा का स्थान, उसके दाहिने और वित्त और लेखा विभाग, और उसके बाईं ओर राजा द्वारा स्वयं उपयोग किए जाने वाले हाथियों और घोड़ों का निवास स्थान होना चाहिए। इसके बाहर और एक दूसरे से 100 धनुष की दूरी पर 4 रथ स्तंभ और दीवारें स्थापित होनी चाहिए। पहले इन 4 भागों में से प्रधानमंत्री और पुजारी होने चाहिए, अर्थात उनके निवास स्थान होने चाहिए। इसके दाहिनी ओर भंडार गृह और रसोई घर, इसके बाईं ओर कच्चे माल और हथियारों का भंडार होना चाहिए। दूसरे भाग में शाही सेना और घोड़ों व रथों के क्वार्टर होने चाहिए। इसके बाहर तुरही और आग लिए शिकारी और कुत्ते पालने वाले तैनात होने चाहिए। साथ ही जासूस और संतरी भी होने चाहिए। दुश्मनों के हमले से बचाव के लिए कुएं, टीले और कांटेदार झाड़ियां भी बनाई जानी चाहिए। राजा की सुरक्षा के लिए तैनात 18 संतरी टुकड़ियों को बारी बारी से अपनी ड्यूटी बदलनी चाहिए। जासूसों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए दिन भर के कार्यों का एक समय सारणी भी तैयार की जानी चाहिए। झगड़े, शराब पीना, सामाजिक समारोह और जुआ खेलना भी प्रतिबंधित होना चाहिए। पासपोर्ट प्रणाली का भी पालन किया जाना चाहिए। शिविर की सीमा के प्रभारी अधिकारी को सेनापति के आचरण और सेना को दिए गए निर्देशों के पालन की निगरानी करनी चाहिए। प्रशिक्षक अपने दल, बढ़ई और स्वतंत्र मजदूरों के साथ सावधानी पूर्वक सड़क पर आगे आगे चलें और पानी के कुएं खोदें। अध्याय 2 शिविर का मार्च और संकट और हमले के समय सेना की सुरक्षा। मार्ग में स्थित गांवों और जंगलों की सूची, घास, जलाऊ लकड़ी और पानी की आपूर्ति क्षमता के आधार पर तैयार कर ली जानी चाहिए। इसके बाद सेना की चाल को छोटे और लंबे ठहरावों के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए। खाद्य सामग्री और राशन आपात स्थिति में आवश्यक मात्रा से दुगनी मात्रा में ले जाए जाने चाहिए। यदि खाद्य सामग्री ले जाने के लिए अलग से साधन उपलब्ध न हो तो सेना को ही इन्हें ले जाने का कार्य सौंपा जाना चाहिए या इन्हें किसी केंद्रीय स्थान पर संग्रहित किया जा सकता है। सबसे आगे नायक, केंद्र में हरम और स्वामी, किनारों पर घोड़े और अंगरक्षक, गोलाकार पंक्ति के अंत में हाथी और अतिरिक्त सेना, चारों ओर वन जीवन के अभ्यस्त सेना और शिविर के पीछे चलने वाली अन्य टुकड़ियां, रसद, सहयोगी की सेना और उसके अनुयायी। इन सभी को अपना मार्ग स्वयं चुनना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने वाली सेनाएं खराब स्थिति में रहने वाली सेनाओं की तुलना में युद्ध में श्रेष्ठ सिद्ध होंगी। सबसे कमजोर सेना 1 योजन की दूरी तय कर सकती है, मध्यम स्तर की सेना 1.5 योजन और सर्वश्रेष्ठ सेना 2 योजन की दूरी तय कर सकती है। अतः गति का अनुमान लगाना आसान है। सेनापति को पीछे चलना चाहिए और अपना शिविर आगे लगाना चाहिए। किसी भी बाधा की स्थिति में सेना को आगे मगरमच्छ की आकृति में, पीछे रथ की आकृति में और किनारों पर हीरे की आकृति में, अर्थात 4 या 5 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति का आगे, पीछे और किनारे हों, तथा चारों ओर सघन आकृति में चलना चाहिए। जब सेना किसी ऐसे रास्ते पर चल रही हो जिस पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता हो,
तो उसे पिन की आकृति में चलना चाहिए। जब एक पक्ष से शांति समझौता हो जाए और दूसरे पक्ष से युद्ध करना हो, तो शत्रुओं के विरुद्ध सहायता लाने वाले मित्रों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि पीछे स्थित शत्रु, उसका सहयोगी, मध्यमा राजा या तटस्थ राजा। अवरोधों वाले रास्तों की जांच करके उन्हें साफ किया जाना चाहिए। वित्त, सेना, मित्रों, शत्रुओं और जंगली जनजातियों की सेनाओं की संख्या, वर्षा की संभावना और ऋतुओं का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए। जब शत्रुओं की किलाबंदी और भंडारों की सुरक्षात्मक शक्ति कमजोर पड़ने लगे, जब शत्रु की भाड़े की सेना या मित्र की सेना पर संकट मंडरा रहा हो, जब षड्यंत्रकारी शीघ्र मार्च के पक्ष में न हो, या जब शत्रु आक्रमणकारी के साथ समझौता करने को तैयार हो, तब धीमी गति से मार्च करना चाहिए, अन्यथा शीघ्र मार्च करना चाहिए। हाथियों, खंभों पर बिछाई गई तख्तियों, पुलों, नावों, लकड़ी और बांस के ढेर के साथ साथ सूखे खट्टे, लौकी, खाल से ढकी बड़ी टोकरियों, बेड़ों, गंडिका और वेनिका के माध्यम से पानी पार किया जा सकता है। जब शत्रु द्वारा नदी पार करने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है, तो आक्रमणकारी अपने हाथियों और घोड़ों के साथ कहीं और से नदी पार कर सकता है और शत्रु को घात लगाकर फंसा सकता है। उसे अपनी सेना की रक्षा तब करनी चाहिए जब उसे बिना पानी के लंबे रेगिस्तान से गुजरना पड़े, जब उसके पास घास, जलाऊ लकड़ी और पानी न हो, जब उसे कठिन मार्ग पार करना पड़े, जब वह शत्रु के हमलों से परेशान हो, जब वह यात्रा के बाद भूख और प्यास से त्रस्त हो, जब वह कीचड़, जलकुंडों, नदियों और झरनों से भरे पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ या उतर रही हो, जब वह संकरे और कठिन रास्ते में फंसी हो, जब वह रुक रुक कर चल रही हो या भोजन कर रही हो, जब वह लंबी यात्रा से थक गई हो, जब उसे नींद आ रही हो, जब वह किसी बीमारी, महामारी या अकाल से पीड़ित हो, जब उसकी पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों का एक बड़ा हिस्सा बीमार हो, जब वह पर्याप्त रूप से मजबूत न हो या जब वह संकट में हो। ऐसी परिस्थितियों में उसे शत्रु की सेना को नष्ट कर देना चाहिए। जब शत्रु की सेना एक ऐसे मार्ग से गुजर रही हो जिसे एक व्यक्ति ही पार कर सकता हो, तो आक्रमणकारी सेना के सेनापति को खाद्य सामग्री, घास, बिस्तर और अन्य आवश्यक वस्तुओं, अग्निदान, झंडे और हथियारों की मात्रा का अनुमान लगाकर उनकी संख्या का आकलन करना चाहिए। उसे अपनी सेना की इन वस्तुओं को भी छिपा कर रखना चाहिए। अपने देश में संसाधनों से लैस किसी पर्वतीय या नदी किलेबंदी को अपने पीछे रखते हुए उसे या तो लड़ना चाहिए या अपना शिविर लगाना चाहिए। अध्याय 3, कपटपूर्ण लड़ाइयों के प्रकार, अपनी सेना को प्रोत्साहन देना और अपनी तथा शत्रु की सेनाओं के बीच लड़ाई। जिसके पास एक मजबूत सेना हो, जो अपनी साजिशों में सफल हो चुका हो और जिसने खतरों से बचाव के उपाय कर लिए हों, वह अपने लिए अनुकूल स्थिति प्राप्त करने पर खुले युद्ध का सामना कर सकता है, अन्यथा वह छलपूर्ण युद्ध करेगा। जब वह शत्रु की सेना संकट में हो या उस पर भयंकर आक्रमण हो रहा हो, तब उसे आक्रमण करना चाहिए, या जो अनुकूल स्थिति में हो वह प्रतिकूल स्थिति में फंसे शत्रु पर आक्रमण कर सकता है, या जो अपने राज्य के तत्वों पर नियंत्रण रखता हो, वह शत्रु के गद्दारों, शत्रुओं और शत्रुतापूर्ण जंगली कबीलों की सहायता से अनुकूल स्थिति में जमे शत्रु के मन में अपनी हार का झूठा आभास करा सकता है और इस प्रकार शत्रु को प्रतिकूल स्थिति में खींचकर उस पर आक्रमण कर सकता है। जब शत्रु की सेना संगठित हो, तब उसे अपने हाथियों के बल पर तितर बितर कर देना चाहिए। जब शत्रु आक्रमणकारी की हार के झूठे आभास के कारण अपनी अनुकूल स्थिति से नीचे आ जाए, तब आक्रमणकारी पीछे हटकर शत्रु की सेना पर आक्रमण कर सकता है, चाहे वह तितर बितर हो या न हो।
शत्रु की सेना के अग्रभाग पर आक्रमण करने के बाद जब वह पीठ दिखाकर भाग रही हो तब वह अपने हाथियों और घोड़ों के बल पर उस पर पुनः आक्रमण कर सकता है। अब अग्रभाग से आक्रमण करना प्रतिकूल हो जाए तब उसे पीछे से आक्रमण करना चाहिए। जब पीछे से हमला करना प्रतिकूल हो तो उसे सामने से हमला करना चाहिए। जब एक तरफ से हमला करना प्रतिकूल हो तो उसे दूसरी तरफ से हमला करना चाहिए। या फिर शत्रु को उसके ही गद्दारों, शत्रुओं और जंगली कबीलों की सेना से लड़वाकर आक्रमणकारी अपनी नई सेना के साथ थके हुए शत्रु पर प्रहार कर सकता है। या फिर गद्दारों की सेना की सहायता से शत्रु को पराजय का आभास दिलाकर आक्रमणकारी अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अति आत्मविश्वास शत्रु को लुभाकर उस पर प्रहार कर सकता है। या फिर यदि आक्रमणकारी सतर्क है तो वह लापरवाह शत्रु पर तब प्रहार कर सकता है जब वह इस भ्रम में हो कि आक्रमणकारी के व्यापारी शिविर और मालवाहक नष्ट हो गए हैं। या फिर अपनी बलिष्ठ सेना को कमजोर साबित करके वह शत्रु के वीर सैनिकों पर तब प्रहार कर सकता है जब वे उस पर हमला कर रहे हों। या फिर शत्रु के मवेशियों को पकड़कर या शत्रु के कुत्तों को नष्ट करके वह शत्रु के वीर सैनिकों को बाहर आने के लिए प्रेरित कर सकता है और उन्हें मार सकता है। या फिर रात में शत्रु के सैनिकों को परेशान करके उन्हें नींद से वंचित करके वह दिन में उन पर प्रहार कर सकता है जब वे नींद की कमी से थके हुए हों और गर्मी से प्यासे हों जबकि वह स्वयं छाया में हो। या फिर वह सूती और चमड़े से ढके हाथियों के अपने दल के साथ रात में अपने शत्रु से युद्ध कर सकता है। या फिर वह दोपहर के समय शत्रु के सैनिकों पर तब प्रहार कर सकता है जब वे सुबह के समय तैयारी करने के कारण थक चुके हों। या फिर वह सूर्य की ओर मुख किए हुए शत्रु की पूरी सेना पर प्रहार कर सकता है। रेगिस्तान, खतरनाक स्थान, दलदली जगहें, पहाड़, घाटियां, उबड़ खाबड़ नावें, गायें, सेना की गाड़ी जैसी पंक्ति, कोहरा और रात सतरा वे प्रलोभ हैं जो आक्रमणकारी के खिलाफ दुश्मन को आकर्षित करते हैं। किसी हमले की शुरुआत ही खतरनाक लड़ाइयों का समय होता है। खुले या निष्पक्ष युद्ध के संबंध में एक गुणी राजा को अपनी सेना को एकत्रित करना चाहिए और युद्ध के स्थान और समय को निर्दिष्ट करते हुए उनसे इस प्रकार कहना चाहिए, मैं आप लोगों की तरह ही एक वेतनभोगी सेवक हूँ। इस देश का आनंद मैं आप लोगों के साथ मिलकर उठाऊंगा। आपको मेरे द्वारा निर्दिष्ट शत्रु पर प्रहार करना होगा। उनके मंत्री और पुजारी को सेना को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार कहना चाहिए, वेदों में यह कहा गया है कि यज्ञों में जिनमें पुरोहितों को उचित भुगतान किया गया हो, अंतिम स्नान करने के बाद यज्ञों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य ही वह लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना वीर पुरुषों का उद्देश्य है। इस विषय में 2 श्लोक हैं। उन स्थानों से परे है जिन्हें स्वर्ग में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण अपने यज्ञ सामग्री सहित अनेक यज्ञ करके या तपस्या करके प्राप्त करते हैं। वे स्थान हैं जिन्हें वीर पुरुष अच्छे युद्धों में प्राण त्याग कर तुरंत प्राप्त करने के लिए नियत है। जो व्यक्ति अपने स्वामी से प्राप्त जीविका के बदले में लड़ाई नहीं करता और इसलिए नरक में जाने के लिए नियत है, उसे जल से भरा पवित्र किया हुआ और दर्भ घास से ढका हुआ नया पात्र प्राप्त न होने दिया जाए। ज्योतिषियों और राजा के अन्य अनुयायियों को उनकी इस सेना की अभेद्यता, देवताओं से संबंध रखने की शक्ति और सर्वज्ञता का वर्णन करके उनकी सेना में उत्साह भरना चाहिए। साथ ही शत्रु को भयभीत भी करना चाहिए। युद्ध से एक दिन पहले राजा को उपवास करना चाहिए
और शस्त्रों सहित अपने रथ पर लेट जाना चाहिए। उन्हें अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति देनी चाहिए और युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक शहीद होने वाले और स्वर्ग को प्राप्त करने वालों के कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें स्वयं को ब्राह्मणों के अधीन करना चाहिए। उन्हें अपनी सेना के मध्य भाग में ऐसे वीर, कुशल, उच्च कुल के और निष्ठावान पुरुषों को रखना चाहिए जो अपने पुरस्कारों और सम्मानों से असंतुष्ट न हो। राजा का स्थान सेना के उस भाग में होना चाहिए जिसमें उनके पिता, पुत्र, भाई और अन्य शस्त्र संचालन में कुशल पुरुष हों और जिनके पास ध्वज या पगड़ी न हो। यदि सेना में अधिकतर घोड़े हों तो उसे हाथी या रथ पर सवार होना चाहिए, अन्यथा वह उस प्रकार के पशु पर सवार हो सकता है जिससे सेना की अधिकांश संख्या हो या जो सबसे कुशल रूप से प्रशिक्षित हो। राजा के वेश में एक व्यक्ति को सेना को सुसज्जित करने का कार्य करना चाहिए। भविष्यवक्ता और दरबारी कवियों को साहस का लक्ष्य स्वर्ग और डरपोक का नरक बताना चाहिए। साथ ही अपने अनुयायियों की जाति, समूह, परिवार, कर्म और चरित्र की प्रशंसा भी करनी चाहिए। पुजारी के अनुयायियों को जादू टोने के शुभ पहलुओं का बखान करना चाहिए। जासूसों, बढ़ई और ज्योतिषियों को भी अपने अभियानों की सफलता और शत्रु के अभियानों की विफलता का बखान करना चाहिए। सेना को पुरस्कार और सम्मानों से प्रसन्न करने के बाद सेनापति को उसे संबोधित करते हुए कहना चाहिए, शत्रु राजा को मारने पर 1,00,000 पना, सेनापति और युवराज को मारने पर 50,000 पना, वीर सेनापति को मारने पर 10,000 पना, हाथी या रथ को नष्ट करने पर 5,000 पना, घोड़े को मारने पर 1,000 पना, पैदल सेना के सरदार को मारने पर 100 पना, किसी का सिर लाने पर 20 पना और जब्त की गई वस्तु के अतिरिक्त दुगना वेतन। यह सूचना 10-10 सैनिकों के प्रत्येक समूह के नेताओं को दी जानी चाहिए। शल्य चिकित्सा के औजार, मशीनें, औषधीय तेल और वस्त्र लिए हुए चिकित्सक और तैयार भोजन एवं पेय पदार्थ लिए हुए महिलाएं पीछे खड़ी होकर युद्धरत सैनिकों का हौसला बढ़ाती रहे। सेना को अनुकूल स्थिति में तैनात किया जाना चाहिए जिसका मुख दक्षिण दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा की ओर हो, पीठ सूर्य की ओर हो और वह खड़े खड़े ही आक्रमण करने में सक्षम हो। यदि तैनाती प्रतिकूल स्थान पर की जाती है तो घोड़ों को दौड़ाया जाना चाहिए। यदि प्रतिकूल स्थिति में तैनात सेना को शत्रु द्वारा घेर लिया जाता है या भागने पर मजबूर कर दिया जाता है तो वह खड़े खड़े या भागते समय ही पराजित हो जाएगी, अन्यथा वह खड़े खड़े या भागते समय ही शत्रु को परास्त कर देगी। आगे, अगल बगल या पीछे की भूमि की समतल, असमान और जटिल प्रकृति का निरीक्षण किया जाना चाहिए। समतल भूमि पर लाठी के आकार की या वृत्ताकार तैनाती की जानी चाहिए और असमान भूमि पर सघन गति वाली या अलग अलग टुकड़ियों की तैनाती की जानी चाहिए। शत्रु की पूरी सेना को पराजित करने के बाद आक्रमणकारी को शांति की तलाश करनी चाहिए। यदि दोनों सेनाओं की शक्ति बराबर हो तो अनुरोध किए जाने पर उसे शांति स्थापित कर लेनी चाहिए और यदि शत्रु की सेना कमजोर हो तो उसे नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उस सेना को नहीं जिसने अनुकूल स्थिति प्राप्त कर ली हो और जो जीवन की परवाह न करती हो। जब एक टूटी हुई सेना जीवन की परवाह किए बिना अपना हमला फिर से शुरू करती है तो उसका क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, इसलिए उसे शत्रु की टूटी हुई सेना को परेशान नहीं करना चाहिए। अध्याय 4 युद्ध क्षेत्र, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथों और हाथियों का कार्य।
युद्ध और शिविर दोनों के लिए पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथों और हाथियों के लिए अनुकूल स्थान वांछनीय है। उन पुरुषों के लिए जिन्हें रेगिस्तानी इलाकों, जंगलों, घाटियों या मैदानों में लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उन लोगों के लिए जिन्हें दिन या रात के दौरान खाइयों या ऊंचाइयों से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और उन हाथियों के लिए जिन्हें नदियों, पहाड़ों, दलदली भूमि या झीलों वाले देशों में पाला जाता है। साथ ही घोड़ों के लिए ऐसे युद्ध क्षेत्र जो उन्हें उपयुक्त लगे सुरक्षित किए जाने हैं, जो समतल हो, अत्यंत दृढ़ हो, पहियों और पशुओं के पद चिन्हों से बने टीलों और गड्ढों से मुक्त हो, दूरी में बाधा न डाले, वृक्षों, पौधों, लताओं और वृक्षों के तनों से मुक्त हो, गीली न हो और गड्ढों, चींटियों के टीलों, रेत और कांटों से मुक्त हो, वही रथों के लिए उपयुक्त भूमि है। हाथियों, घोड़ों और मनुष्यों के लिए समतल या असमान जमीन युद्ध या शिविर के लिए अच्छी होती है। वह स्थान जिसमें छोटे पत्थर, पेड़ और ऐसे गड्ढे हों जिन पर से कूदा जा सके और जो लगभग कांटों से मुक्त हो, घोड़ों के लिए उपयुक्त मैदान है। जिस मैदान में बड़े बड़े पत्थर, सूखे या हरे पेड़ और चींटियों के टीले हों, वही पैदल सेना का मैदान होता है। जो भूमि उबड़ खाबड़ हो, जिसमें दुर्गम पहाड़ियां और घाटियां हो, जिसमें ऐसे पेड़ हो जिन्हें उखाड़ा जा सके और ऐसे पौधे हों जिन्हें फाड़ा जा सके, और जो कांटों से रहित कीचड़ से भरी हो, वह हाथियों के लिए उपयुक्त भूमि है। जो मैदान कांटों से मुक्त हो, बहुत उबड़ खाबड़ न हो लेकिन बहुत विस्तृत हो, वह पैदल सेना के लिए एक उत्कृष्ट मैदान है। जो मैदान दुगना विस्तृत हो, कीचड़, पानी और पेड़ों की जड़ों से मुक्त हो, और जिसमें चुभने वाली बजरी न हो, वह घोड़ों के लिए एक उत्कृष्ट मैदान है। वह स्थान जहाँ धूल, कीचड़ युक्त मिट्टी, पानी, घास और खरपतवार हो, और जो कांटों और बड़े पेड़ों की शाखाओं से उत्पन्न बाधाओं से मुक्त हो, हाथियों के लिए एक उत्कृष्ट मैदान है। वह भूमि जिसमें झीलें हों, जो टीलों और दलदली भूमि से मुक्त हो, और जिसमें घूमने के लिए पर्याप्त जगह हो, रथों के लिए उत्कृष्ट भूमि है। सेना के सभी घटकों के लिए उपयुक्त स्थानों पर चर्चा की गई। इसमें उस प्रकार की भूमि का वर्णन होता है जो सभी प्रकार की सेनाओं के शिविर या युद्ध के लिए उपयुक्त होती है। कब्जे वाले स्थानों, शिविरों और जंगलों में सैनिकों को इकट्ठा करना, नदियों को पार करते समय या तेज हवा चलने पर जानवरों और अन्य चीजों की रसद को पकड़े रहना, रसद आपूर्ति और नए आने वाले सैनिकों को नष्ट करना या उनकी रक्षा करना, सेना के अनुशासन की निगरानी करना, सेना की पंक्ति को लंबा करना, सेना के किनारों की रक्षा करना, पहला हमला करना, शत्रु की सेना को तितर बितर करना, उसे कुचल देना, रक्षा करना, कब्जा करना, उसे छोड़ना, सेना को दूसरी दिशा में मोड़ना, खजाने और राजकुमारों को ले जाना, शत्रु के पीछे से हमला करना, डरपोक का पीछा करना, उसका पीछा करना और सैनिकों को इकट्ठा करना, ये सभी घोड़ों के कार्य हैं। अग्रिम पंक्ति में चलना, सड़कों, शिविरों, स्थलों और पानी लाने के लिए मार्ग तैयार करना, किनारों की रक्षा करना, दृढ़ता से खड़े रहना, जलकुंडों को पार करना और उनसे ऊपर बढ़ते समय पानी में प्रवेश करना, अभेद्य स्थानों में जबरन प्रवेश करना, आग लगाना या बुझाना, सेना के 4 घटकों में से एक को वश में करना, बिखरी हुई सेना को एकत्रित करना, संगठित सेना को तोड़ना, खतरों से सुरक्षा, कुचलना, उसे डराना और भगाना, भव्यता कब्जा करना, त्यागना, दीवारों, फाटकों और मीनारों को नष्ट करना और खजाने को ले जाना, ये सभी हाथियों के कार्य हैं।
सेना की रक्षा करना, शत्रु सेना के चारों घटकों द्वारा किए गए हमले को रोकना, युद्ध के दौरान कब्जा करना और उसे छोड़ना, बिखरी हुई सेना को एकत्रित करना, शत्रु सेना की संगठित संरचना को तोड़ना, उसे भयभीत करना, भव्यता और भयानक शोर, ये सभी रथों के कार्य हैं। हर जगह हथियार लेकर जाना और लड़ना, ये पैदल सेना का काम है। शिविरों, सड़कों, पुलों, कुओं और नदियों की जांच करना, मशीनों, हथियारों, कवच, उपकरणों और रसद को ले जाना, घायल सैनिकों को उनके हथियारों और कवच सहित ले जाना, ये सभी कार्य स्वतंत्र श्रमिकों के अंतर्गत आते हैं। जिस राजा के पास घोड़ों की संख्या कम हो, वह घोड़ों के साथ बैलों का संयोजन कर सकता है। इसी प्रकार जब उसके पास हाथियों की कमी हो, तो वह अपनी सेना के मध्य भाग को खच्चरों, ऊंटों और गाड़ियों से भर सकता है। अध्याय 5। सेना की टुकड़ियों की विशिष्ट व्यवस्था, उनके अग्रभागों, किनारों और मोर्चों के संदर्भ में, मजबूत और कमजोर टुकड़ियों के बीच अंतर और पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथों और हाथियों के साथ युद्ध। 500 तीरों की दूरी पर एक शिविर को मजबूत करके युद्ध प्रारंभ करना चाहिए। सेना के श्रेष्ठ सैनिकों को अलग करके उन्हें शत्रु की दृष्टि से छिपे हुए अनुकूल स्थान पर रखना चाहिए। सेनापति और नेता को शेष सेना को व्यवस्थित करना चाहिए। पैदल सेना को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि किन्हीं तो सैनिकों के बीच की दूरी 14 अंगुल हो। घुड़सवार सेना के बीच 3 समा अर्थात एक समा 14 अंगुल का होता है। इस प्रकार 3 समा। रथों के बीच 4 समा और हाथियों के बीच किन्हीं 2 रथों के बीच की दूरी से दुगना या तिगुना अंतर हो। इस प्रकार की व्यवस्था में जो स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम हो और जिसमें कोई भ्रम न हो, युद्ध करना चाहिए। एक धनुष का अर्थ 5 आरतनी अर्थात 120 अंगुल होता है। धनुर्धारियों को 5 धनुषों की दूरी पर एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक तैनात करना चाहिए। घुड़सवार सेना को 3 धनुषों की दूरी पर और रथों या हाथियों को 5 धनुषों की दूरी पर तैनात करना चाहिए। सेना के अग्रभागों, किनारों और सामने के हिस्सों के बीच का अंतराल 5 धनुषों के बराबर होना चाहिए। घोड़े का सामना करने के लिए 3 पुरुष होने चाहिए। रथ या हाथी का सामना करने के लिए 15 पुरुष या 5 घोड़े होने चाहिए और घोड़े, रथ और हाथी के लिए उतने ही सेवक होने चाहिए। 3-3 रथों के 3 समूह आगे तैनात किए जाने चाहिए। इतनी ही संख्या में रथ दोनों किनारों और दोनों भुजाओं पर तैनात होने चाहिए। इस प्रकार रथों की एक पंक्ति में रथों की संख्या 45, घोड़े 225, सैनिक 675 और घोड़ों, रथों और हाथियों की सेवा के लिए उतने ही सेवक होते हैं। इसे समसंख्या में सैनिकों की पंक्ति कहा जाता है। इस पंक्ति 3-3 रथों के 3 समूहों में रथों की संख्या 2-2 करके तब तक बढ़ाई जा सकती है जब तक कि कुल संख्या 21 न हो जाए। इस प्रकार रथों की विषम संख्या वाली यह पंक्ति 10 विषम प्रकारों को जन्म देती है। अतः सेना की अतिरिक्त सेना को उपरोक्त तरीके से वितरित किया जा सकता है। 2/3 रथ किनारों और भुजाओं पर तैनात किए जा सकते हैं, शेष को आगे रखा जा सकता है। इस प्रकार जोड़ी गई अतिरिक्त रथों की संख्या किनारों और भुजाओं पर जोड़ी गई रथों की संख्या से 1/3 कम होनी चाहिए। इससे अतिरिक्त हाथियों और घोड़ों के वितरण की व्याख्या होती है। जितने चाहे उतने घोड़े, रथ और हाथी शामिल किए जा सकते हैं, जिससे युद्ध में कोई भ्रम न हो। सेना की अधिकता को अधिशेष कहा जाता है।
पैदल सेना की कमी को अधिशेष का अभाव कहा जाता है। सेना के 4 घटकों में से किसी एक की अधिकता अधिशेष के समान है। गद्दारों की अधिकता अधिशेष से बहुत दूर है। अपने संसाधनों के अनुसार शत्रु की सेना की अधिकता या शत्रु की पैदल सेना की कमी के 4 से 8 गुना तक अपनी सेना बढ़ानी चाहिए। हाथियों की पंक्ति को रथों की पंक्ति से समझाया जा सकता है। हाथियों, रथों और घोड़ों की मिश्रित पंक्ति भी बनाई जा सकती है। पंक्ति के सिरों पर हाथी और किनारों पर घोड़े और मुख्य रथ। वह पंक्ति जिसमें आगे हाथी, किनारों पर रथ और अग्रभागों पर घोड़े हों, शत्रु की सेना के केंद्र को भंग कर सकती है। इसके विपरीत पंक्ति शत्रु की सेना के अग्रभागों को परेशान कर सकती है। हाथियों की पंक्ति भी बनाई जा सकती है। आगे युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी, किनारों पर सवारी के लिए प्रशिक्षित हाथी और अग्रभागों पर आवारा हाथी। घोड़ों की पंक्ति में आगे कवचधारी घोड़े और किनारों और अग्रभागों पर बिना कवच वाले घोड़े। पैदल सेना की पंक्ति में आगे कवचधारी सैनिक, पीछे तीरंदाज और अग्रभागों पर बिना कवच वाले सैनिक। या अग्रभागों पर घोड़े, किनारों पर हाथी और आगे रथ हो सकते हैं। दुश्मन की सेना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अन्य बदलाव भी किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी सेना वह है जिसमें मजबूत पैदल सेना और ऐसे हाथी और ऐसे घोड़े शामिल हों जो अपनी नस्ल, जन्म शक्ति, यौवन, जीवन शक्ति, वृद्धावस्था में भी दौड़ने की क्षमता, क्रोध, कौशल, दृढ़ता, उदारता, आज्ञाकारिता और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हों। सर्वश्रेष्ठ पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों में से 1/3 को आगे रखना चाहिए, 2/3 को दोनों किनारों और अग्रभागों पर रखना चाहिए। सेना की संरचना उसके घटकों की शक्ति के अनुसार सीधी पंक्ति में होती है। मजबूत और कमजोर सैनिकों को 1/3 मिलाकर बनाई गई संरचना विपरीत पंक्ति में होती है। इस प्रकार सेना की संरचना के सभी प्रकारों का ज्ञान होना चाहिए। कमजोर सैनिकों को मोर्चे के छोरों पर तैनात करने से शत्रु के आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को आगे तैनात करके किनारों को भी उतना ही मजबूत करना चाहिए। 1/3 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को पीछे और कमजोर सैनिकों को केंद्र में रखने से शत्रु का सामना करने की क्षमता होती है। इस प्रकार की रणनीति अपनाकर मोर्चे के किनारों, पार्श्वों और अग्रभागों पर स्थित 1 या 2 टुकड़ियों से शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए और शेष सैनिकों की सहायता से शत्रु को परास्त कर लेना चाहिए। जब शत्रु की सेना दुर्बल हो, उसके पास कम घोड़े और हाथी हो और वह कपटी मंत्रियों की साजिशों से ग्रस्त हो, तो विजेता को अपनी सर्वश्रेष्ठ सेना के साथ उस पर आक्रमण करना चाहिए। उसे सेना के उस भाग की संख्या बढ़ानी चाहिए जो शारीरिक रूप से कमजोर हो। उसे अपनी सेना को उस तरफ तैनात करना चाहिए जहां से शत्रु कमजोर हो या जहां से खतरे की आशंका हो। आक्रमण करना, चारों ओर से घेरना, पीछे हटना, शत्रु की चाल में बाधा डालना, सैनिकों को इकट्ठा करना, घुमावदार रास्ते बनाना, घेरा बनाना, विविध प्रकार की कार्रवाई करना, पीछे से सेना को हटाना, मोर्चे, किनारों और पीछे से सेना का पीछा करना, बिखरी हुई सेना की रक्षा करना और बिखरी हुई सेना पर हमला करना, ये सभी घोड़ों के साथ युद्ध लड़ने के तरीके हैं। विविध अभियानों को छोड़कर, जिनमें सेना के चारों घटकों का एकल या संयुक्त रूप से विनाश, पार्श्वों, अग्रभागों और सामने से सेना को तितर बितर करना और सेना के सोते समय उस पर हमला करना शामिल है। ये हाथियों से युद्ध करने के विभिन्न तरीके हैं। शत्रुओं के ठहराव को भंग करने
आक्रमण करने, पीछे हटने और अपनी ही भूमि पर खड़े होकर लड़ने के अपवादों को छोड़कर रथों से युद्ध करने की यही विभिन्नताएं हैं। हर जगह और हर समय हमला करना और अचानक हमला करना पैदल सेना के साथ युद्ध लड़ने के विभिन्न तरीके हैं। इस प्रकार उसे सेना के चारों घटकों की संख्या को बराबर रखते हुए विषम या सम विन्यास बनाना चाहिए। 200 तीरों की दूरी तय करने के बाद राजा को अपनी सेना के आरक्षित भाग के साथ अपनी स्थिति ग्रहण कर लेनी चाहिए और आरक्षित भाग के बिना उसे कभी भी युद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरक्षित बल के द्वारा ही बिखरी हुई सेनाओं को एकत्रित किया जा सकता है। अध्याय 6 सेना की व्यवस्था। एक लाठी, एक सांप, एक वृत्त या पृथक क्रम में शत्रु की सेना के विरुद्ध सेना की व्यवस्था। पंख और अग्रभाग जो शत्रु के विरुद्ध मुड़ने में सक्षम होते हैं उन्हें सर्प संपत्ति कहा जाता है। बृहस्पति मत के अनुसार 2 पंख, 2 पार्श्व, अग्रभाग और आरक्षित भाग मिलकर एक सारणी बनाते हैं। सेना की सारणी के प्रमुख रूप जैसे कि लाठी के समान, सर्प के समान, वृत्त के समान और पृथक क्रम में उपरोक्त 2 प्रकार की सारणी के ही प्रकार है, जिनमें पंख, पार्श्व और अग्रभाग शामिल होते हैं। सेना को एक सीध में खड़ा करने को डंडा कहा जाता है। सेना को इस प्रकार पंक्तिबद्ध करना कि एक सैनिक दूसरे का अनुसरण कर सके सर्प समव्यवस्था कहलाता है। सेना को सभी दिशाओं की ओर मुख करके तैनात करना वृत्ताकार व्यवस्था कहलाता है, मंडला कहा जाता है। सेना को छोटे छोटे समूहों में इस प्रकार व्यवस्थित करना कि प्रत्येक समूह अपने लिए कार्य कर सके। असहमत अलग अलग व्यवस्था में सेना का गठन कहलाता है। इसके पंखों, किनारों और सामने के हिस्से में समान शक्ति वाला भाग एक छड़ी जैसी संरचना है। जब किसी सेना की भुजाओं को आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो उस संरचना को प्रदारा कहा जाता है। जब उसके पंख और पार्श्व भाग पीछे की ओर फैले होते हैं तो इसे दृढ़ कहा जाता है। जब इसके पंख लंबे हो जाते हैं तो इसे असह्य कहा जाता है। जब पंखों का आकार बन जाने के बाद उनका अगला भाग बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तो उसे बाज जैसी आकृति कहा जाता है। जब इन्हीं 4 प्रकारों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उन्हें धनुष, धनुष का केंद्र, पकड़ और मजबूत पकड़ कहा जाता है। जिसके पंख धनुष की तरह सजे होते हैं उसे संजय अर्थात विजय कहा जाता है। जिसका अग्रभाग उभरा हुआ हो उसे विजेता कहा जाता है। जिसके पार्श्व और पंख लाठी के समान हो उसे स्थूल कर्ण, बड़ा कान कहा जाता है। जिसका अग्रभाग विजेता से दुगना बलवान हो उसे विशाल विजय कहा जाता है। जिसके पंख आगे की ओर फैले हों उसे चामू मुख, सेना का मुख कहा जाता है। और जब वह विपरीत रूप में हो तो उसे घशास्य अर्थात मछली का मुख कहा जाता है। स्टाफ जैसी वह व्यवस्था जिसमें सेना का एक सदस्य दूसरे के पीछे खड़ा होता है पिन जैसी व्यवस्था कहलाती है। जब इस सारणी में ऐसी 2 रेखाएं होती हैं तो इसे समुच्चय कहा जाता है और जब इसमें 4 रेखाएं होती है तो इसे अजय सारणी कहा जाता है। ये छड़ी के समान सारणी के प्रकार हैं। सांप जैसी संरचना जिसमें पंख, पार्श्व और सामने का भाग आसमान गहराई के होते हैं उसे सर्पसारी या गोमूत्रिका, गाय के मूत्र का प्रवाह कहा जाता है। जब इसमें सामने की ओर 2 रेखाएं होती हैं और इसके पंख लाठी जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं तो इसे रथ जैसी संरचना कहा जाता है। इसके विपरीत संरचना को मगरमच्छ जैसी संरचना कहा जाता है। रथ जैसी संरचना जिसमें हाथी, घोड़े और रथ शामिल होते हैं
इसे वारी पतन तक कहा जाता है। ये सर्प जैसी संरचना के प्रकार है। अवृत्ताकार संरचना जिसमें पंखों, पार्श्वों और अग्रभागों का भेद क्षीण हो जाता है, उसे सर्वतोमुख, सर्वतोभद्र, अष्टानीक या विजय कहा जाता है। ये वृत्ताकार संरचना के प्रकार है जिसमें सेना के अग्रभाग, किनारे और सामने के भाग अलग अलग स्थित होते हैं। उसे पृथक क्रम में व्यवस्थित सेना कहा जाता है। जब सेना के 5 प्रभाग पृथक क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो उसे वज्र या गोधा कहा जाता है। जब 4 प्रभाग होते हैं तो उसे उद्यानक या काकपड़ी कहा जाता है। जब 3 प्रभाग होते हैं तो उसे अर्धचंद्रिका या कर्कट श्रृंगी कहा जाता है। ये पृथक क्रम में व्यवस्थित सेना के प्रकार हैं। जिस व्यवस्था में रथ आगे, हाथी पंखों की तरह और घोड़े पीछे होते हैं, उसे अरिष्ट शुभ कहा जाता है। जिस पंक्ति में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथी एक के पीछे एक खड़े होते हैं, उसे अचला कहा जाता है। जिस पंक्ति में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना एक के पीछे एक क्रम में खड़े होते हैं, उसे अप्रतिहत अज्ञेय कहा जाता है। इनमें से विजेता को प्रदर पर दिधक से आक्रमण करना चाहिए, द्रिधक पर असह्य से, सेन ईगल के समान सेना पर चाप अर्थात धनुष के समान सेना से, गढ़ पर मजबूत किले से, संजय पर विजय से, स्थूल कर्ण पर विशाल विजय से, वारी पंततक पर सर्वतोभद्र से, वह दुर्जय से सभी प्रकार की सेनाओं पर आक्रमण कर सकता है। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ और हाथियों में से उसे पहले बताए गए को बाद में बताए गए से मारना चाहिए और सेना के एक छोटे हिस्से को एक बड़े हिस्से से मारना चाहिए। सेना के प्रत्येक घटक के 10 सदस्यों में से प्रत्येक के लिए एक सेनापति होना चाहिए, जिसे पदिका कहा जाता है। एक सेनापति के अधीन 10 पदिका, एक नायक के अधीन 10 सेनापति। सेना की संरचना के घटकों की तुरही की ध्वनि झंडे और प्रतीक चिन्हों के नाम पर रखा जाना चाहिए। सेना के घटकों को व्यवस्थित करने, बलों को एकत्रित करने, शिविर लगाने, मार्च करने, पीछे हटने, आक्रमण करने और समान शक्ति की संरचना में सफलता की प्राप्ति कार्रवाई के स्थान और समय पर निर्भर करती है। सेना के प्रदर्शन द्वारा, गुप्त युक्तियों द्वारा दुश्मन पर हमला करने के लिए नियुक्त किए गए तेज तर्रार जासूस द्वारा, जादू टोने द्वारा, विजेता के देवताओं के साथ संबंध की घोषणा द्वारा, रथों द्वारा, हाथियों के अलंकरणों द्वारा, देशद्रोहियों को उकसाकर मवेशियों के झुंडों द्वारा, शिविर में आग लगाकर शत्रु सेना के अग्रभागों और पिछले हिस्से को नष्ट करके, नौकरों के वेश में पुरुषों के माध्यम से फूट के बीज बोकर, या फिर दुश्मन को यह बताकर कि उसका किला जला दिया गया है, उस पर हमला किया गया है, या उसके परिवार का कोई सदस्य या कोई दुश्मन या कोई विद्रोही सरदार विद्रोह पर उतर आया है। इन और अन्य तरीकों से विजेता को दुश्मन में उत्तेजना पैदा करनी चाहिए। एक धनुर्धर द्वारा चलाया गया तीर किसी एक व्यक्ति को मार भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा रची गई कुशल साजिश गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार सकती है। इस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र का 10वां खंड युद्ध संबंधी विषय समाप्त होता है। आरंभ से 134वां अध्याय समाप्त होता है।